चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 37, ये भी आर डी शर्मा से है। A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of the observer। तो बलून ऑब्जर्वर के आई में अल्फा डिग्री फॉर्म करता है। इसका मतलब है जैसे ये बलून है और यहां से मान लो ये ऑब्जर्वर इस पॉइंट, ऑब्जर्वर का आई इस पॉइंट में, तो बलून ऑब्जर्वर की आई में अल्फा डिग्री सबटेंड करता है, मतलब ये एंगल। मतलब ये बलून है, मान लो ये आउटर एज से ये एक टेंजेंट आ रहा है, ये एक टेंजेंट आ रहा है, दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है ये एंगल फॉर्म करता है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल अल्फा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हो, उसके सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में आना पड़ेगा, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देखोगे। जिस सरफेस, मतलब जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के आई में नहीं आएगा, वो सरफेस वो देख भी नहीं पाएगा। लाइक बलून का बैक साइड जो है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के आईज में नहीं आएगा। ठीक है, फ्रंट पार्ट से ही लाइट जो है ऑब्जर्वर के आईज में आएगा। तो जितना पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उतना पोर्शन का जो आउटर एज है वो ऑब्जर्वर के आई में अल्फा डिग्री फॉर्म करता, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रेज का आउटर एज है। तो ऑब्जर्वर के आईज में आ रहा है, दोनों रेस के आउटर एज के बीच में अल्फा डिग्री है। ये मीनिंग है कि बलून ऑब्जर्वर के आई में अल्फा डिग्री सबटेंड करता है। ये मीनिंग हो गया इसका। while the angle of elevation of its center is beta। ओके, अब बलून का सेंटर इधर है, ऑब्जर्वर बलून के सेंटर को एलिवेट करना चाहता है। ओके, सेंटर को, इसका मतलब है यहां से एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, ये इमेजिनरी लाइन हो गया, और यहां से वो सेंटर को एलिवेट करेगा। तो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर लाइन ऑफ साइट टू द सेंटर जाता है, तो ये लाइन ऑफ साइट इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल ऊपर है, मतलब ये एंगुलर डिफरेंस कितना है दोनों हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो वो बताया बीटा। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। तो ऑब्जर्वर सेंटर को अगर एलिवेट कर रहा है अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एंगल बीटा से कर रहा है। अब प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज दिस। ठीक है, ये हाइट ऑफ द बलून है। तो ये सॉरी नॉट बलून, सेंटर ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। तो बलून का सेंटर है, यहां से इसका हाइट पूछा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका सवाल है। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं और फिर हम सम को करते हैं। तो ये बलून है जिसका जो ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे बलून अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास सेंटर है जो कि सेंटर ओ, ऑब्जर्वर ए पॉइंट पे है, और इसके अलावा ये जो पॉइंट है ये मैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से ए भी जो लाइन आ रहा है ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट सर्कल को जहां टच करता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और ये रेडियस है, तो अगर ये रेडियस है तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहां पे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे बोला गया अल्फा, ये एंगल जो है अल्फा है। ठीक है, अच्छा अब ये जो सेंटर पे लाइन जा रहा है, मतलब ये सेंटर को एलिवेट कर रहा है ना ऑब्जर्वर, यहां से इस पॉइंट से सेंटर को एलिवेट कर रहा है, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है बीटा। ठीक है, ये हो गया बीटा एंगल, और ये हो गया अल्फा एंगल। ठीक है, ये हो गया अल्फा एंगल। अच्छा, अब ये दोनों जो ट्रायंगल है, मतलब अब यहां अगर मैं यहां पे एक और रेडियस बना लूं, यहां पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक और रेडियस बना लूं, एक और रेडियस में यहां अगर सपोज बना लो, तो यहां पे मेरे पास दो ट्रायंगल बनते हैं और ये आराम से कॉन्ग्रुएंट भी हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने पर सीपीसीटी में हम इन दोनों एंगल को तो इक्वल बोल ही सकते हैं ना। हाँ, ये पार्ट हो जाएगा अल्फा बाई टू, ये भी पार्ट हो जाएगा अल्फा बाई टू। क्योंकि ये जो लाइन है एक्सटर्नल पॉइंट, जब हम सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सर्कल चैप्टर में ये हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट,
और इसे हम बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट, दो टेंजेंट। अभी ये दोनों टेंजेंट जहां टच करते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और मैं सेंटर को अगर यहां से कनेक्ट कर दूं तो ये जो लाइन बनता है ये इस एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर होता है। ठीक है, ये बाइसेक्टर, तो दोनों एंगल बराबर होता है। अब इसको बाई कॉन्ग्रुएंस से प्रूव भी कर सकते हो, लाइक ये रेडियस है, ये सेंटर ए बी, आप यहाँ सी ले लो, आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। रेडियस इक्वल होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो आपको राइट एंगल में मिलेगा। ये ओ सी कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने पर आप सिंपलिसिटी में इन दोनों एंगल को इक्वल भी ले सकते हो। ठीक वैसे ही बताने की जरूरत नहीं इसमें, जस्ट ये आप बता सकते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से टू द सेंटर जो लाइन होता है वो एंगल बी ए आर, मतलब यहां पर कोई नाम डाल देते हैं हम, जैसे यहां सी ले लेते हैं, ये हम डी पॉइंट ले लेते हैं, तो एंगल बीएसी को बाइसेक्ट करता है, या फिर एंगल बिटवीन टेंजेंट को बाइसेक्ट करता है। ये बात हम लिख के इसको बता सकते हैं, ये अल्फा बाई 2 क्यू है। ठीक है, तो चलो इतना पार्ट बता देते हैं, फटाफट हम सम को कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पे एंगल बी ए सी, ये आपको अल्फा डिग्री दी है। अभी सिंस ओ ए बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, ठीक है, बी ए सी को बाइसेक्ट करते हैं, देयरफॉर एंगल बी ए ओ दिस इज हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ अल्फा, आप इसको सीधा सीधा अल्फा बाई 2 बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका जो सवाल है ना, क्वेश्चन जो है वो है आपको हाइट निकालना है, मतलब ये जो हाइट ऑफ द सेंटर, ठीक है, बलून का जो सेंटर है उसका हाइट निकालना है। अभी ऑब्जर्वर का पोजीशन इधर है, मतलब ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और बलून हवा में है, तो ग्राउंड से सेंटर ऑफ द बलून का हाइट हमें प्रूव करके बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो हाइट है वो है आर कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा। एक बार कंफर्म कर ले, चेक कर लेते हैं बना। ये देखो आर साइन बीटा है, कॉसेक अल्फा बाई 2 है, तो आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाई 2, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा अभी ये ओ ए डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि देखो यहां ऑब्जर्वर सेंटर को जब एलिवेट कर रहा था तो अबव होराइजन करेगा ना, तो ए डी तो होराइजन है, तो होराइजेंटल से ऊपर ये जो लाइन ऑफ साइट जा रहा है टू द सेंटर ऑब्जर्वर के आई से, इन दोनों के बीच में बीटा एंगल है। ठीक है, अभी किसी भी ट्राइंगल में अगर आप कोई साइड निकालना चाहते हो तो मिनिमम क्राइटेरिया है उस ट्राइंगल का एक एक्यूट एंगल और एक साइड पता हो। बट इस ट्राइंगल में ओ ए डी, मतलब जिसका हाइट मुझे निकालना है उस ट्राइंगल में मुझे एक्यूट एंगल तो पता है बट कोई साइड नहीं पता, तो हम हाइट तो निकाल नहीं सकते। इसलिए हमें कोई दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक एक्यूट एंगल और साइड दोनों मौजूद है, और उसके मदद से हम इस ट्राइंगल का कोई एक साइड जो भी निकाल सकते हैं वो निकालेंगे, और उसके बाद हम इसका हाइट का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो यह ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है ए ओ बी, देखो ये रेडियस है जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ आपके पास 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एक साइड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि बलून का रेडियस आर है, ये गिवन है रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस आपको दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल का एक्यूट एंगल अल्फा बाई 2 है, तो साइड भी पता है एंगल भी पता है, तो मैं इसका बाकी दो साइड में से कोई भी साइड निकाल सकता हूँ। ओ ए एक साइड है, ए बी दूसरा साइड है, दोनों में से जो मुझे चाहिए वो निकाल सकता हूं, बट हम निकालेंगे ओ ए, क्योंकि ओ ए ओ डी ट्राइंगल का साइड है। ठीक है, तो उससे मुझे क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड का पता लग जाएगा जिसके बाद मैं ओडी निकाल सकता हूं, तो इस वजह से हम सबसे पहले ए बी ओ ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है, जिसमें आपको राइट एंगल मिल रहा है ओ बी ए, यहाँ राइट एंगल मिल रहा है आपको, और एक्यूट एंगल भी आपके पास है, एंगल बी ए ओ इक्वल्स अल्फा बाई 2। ठीक है, और रेडियस भी आपके पास है, तो हम क्या करेंगे, जो साइड हम निकालना चाहते हैं और जो साइड हमारे पास गिवन है इनके बीच में रेशियो बनाएंगे। तो अभी एक्यूट एंगल अगर
ए में है तो ठीक इसके ऑपोजिट में जो साइड होता है हम उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ओ ए हाइपोटेनियस, ओ बी परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का रेशियो बनाएंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर यहां पर है ओ बी, तो ओ बी लगा देते हैं, और हाइपोटेनियस है ओ ए, और एंगल है यहां पर साइन अल्फा बाई 2। ओके, तो अब हम इसमें रेडियस डाल देते हैं, ओ बी का वैल्यू डाल देते हैं, ओ ए इक्वल साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसमें बोथ साइड रेसिप्रोकल करते हैं। बोथ साइड रेसिप्रोकल करने से आपको मिलेगा ओ ए बाई आर, लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकल करने से रेडियस बाई ओ ए बन जाएगा ओ ए बाई रेडियस, और लेफ्ट साइड में बन जाएगा 1 बाई साइन थीटा। थीटा यहां पर आर बाई 2 है। अच्छा अब आपने जो सेक्शन ए पढ़ा था, जैसे साइन थीटा होता है 1 बाई कॉसेक, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1 बाई साइन, होता है ना साइन। तो देखो 1 बाई साइन कॉसेक होता है, उसी तरह से 1 बाई साइन थीटा मैं कॉसेक थीटा लिख सकता हूं। तो अगले स्टेप में आप लिखो इस तरह से, ओ ए बाई आर इज इक्वल्स कॉसेक थीटा, थीटा यहां आर बाई 2 है, ठीक है आर बाई 2, और उसके बाद आप रेडियस को भी राइट साइड ले जाओ ताकि आपको ओ ए पता लग जाए। तो ओ ए इक्वल्स आर इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हमें मिल गया कॉसेक का वैल्यू, तो आर कॉसेक अल्फा बाई 2, ये हमें ओ ए पता लग गया। अच्छा ओ ए पता लगने के बाद ये जो ओ ए आपको पता लगा है आर कॉसेक अल्फा बाई 2, इसकी मदद से अब हम इस साइड को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जिस ट्रायंगल में मौजूद है एओडी ट्रायंगल में, उसमें एक एक्यूट एंगल और एक साइड पता लग गया, हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो अभी हम ओएडी ट्रायंगल ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ओएडी हमारे पास एक्यूट एंगल है इस बार ओ ए डी जो कि बीटा है, ठीक है, और एक साइड भी हमें पता है ओ ए। तो इसमें राइट एंगल तो इधर है, अच्छा इसमें एक्यूट एंगल के अपोजिट में जो साइड है ओडी ये परपेंडिकुलर है ओडी, ठीक है, और राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है ओ है ये हाइपोटेनियस है। तो हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस के बीच में रेशियो बनाएंगे जो कि एक्चुअली परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हम साइन थीटा को बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर हो गया ओडी, हाइपोटेनियस हो गया एओ, और साइन थीटा, थीटा इस ट्रायंगल में है बीटा, ठीक है, ये एंगल लेंगे हम बीटा, और उसके बाद आप इस पे वैल्यूज डालना शुरू करो। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना, ओडी निकालना है। तो ओडी हम एओ को राइट साइड भेज देते हैं, एओ इंटू साइन बीटा। अच्छा एओ का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, एओ का वैल्यू कितना है इधर आप देखो, आर कॉसेक अल्फा बाई 2 साइन बीटा। तो देखो प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। तो ओडी मतलब ये जो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून है वो हमें प्रूफ करना था। तो ओडी हो गया बलून का सेंटर का हाइट, ओ से लेकर डी तक, मतलब ये डी हो गया ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और ओ सेंटर हो गया, तो इसका हाइट ओडी हमने ये प्रूफ कर दिया। तो हम यहां पर अब कंक्लूजन लिख देंगे, देयरफॉर height of the balloon is r cosec alpha by 2 sin beta, hence proved। ओके, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। At the foot of a mountain, the elevation of its summit is 45 degree. After ascending 1000 meter towards the mountain up a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. Okay, इसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन है, पार्ट पार्ट लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये पार्ट देखते हैं, इसमें लिखा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एंगल ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। मतलब आप तो जानते ही हो नॉर्मली माउंटेन का जो शेप होता है वो
मैं एक रफ स्केच बनाता हूँ, जैसे माउंटेन का जो शेप होता है वो लाइक दिस, इस टाइप से, इस टाइप से होता है। तो लाइक ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है ऐसा। तो एट द फुट ऑफ द माउंटेन बोलने का मतलब है ये जो पॉइंट है इसे, ठीक है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन। और यहां लिखा है एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। देखो समिट मतलब टॉप को बोलते हैं, ठीक है, ये पार्ट। तो यहां से टॉप को एलिवेट कर रहे हैं, और ये जो फुट ऑफ द माउंटेन से समिट को एलिवेट कर रहा है 45 डिग्री से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम को बनाया, टॉप ऑफ द समिट, मान लो यहाँ पे सी है, ग्राउंड लेवल है ए बी, और फर्स्ट ये जो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट ए हो गया फुट ऑफ द माउंटेन, जैसे कि ये, ठीक है, फुट ऑफ द माउंटेन, एंड फुट ऑफ द माउंटेन से समिट को 45 डिग्री से एलिवेट किया जा रहा है। अब एंटायर डायग्राम पे फोकस मत करो, मैं जितना दिखा रहा हूं आप उसी पे फोकस करो। तो फुट ऑफ द माउंटेन ए है, समिट ऑफ द माउंटेन सी है, तो फुट ऑफ द माउंटेन से समिट को एलिवेट किया जा रहा है 45 डिग्री से। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको पहले ही बोला था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो लाइन ऑफ साइट जाता है, ये देखो लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रहा है अप टू द पॉइंट सी तक जा रहा है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर, डिप्रेशन अगर हुआ तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है। तो अभी टॉप ऑफ द माउंटेन को देखना है तो आपको तो ऊपर देखना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 45 डिग्री का एलिवेशन है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि फुट ऑफ द माउंटेन से समिट को एलिवेट किया जा रहा है 45 डिग्री से। देन सुनो, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना, ठीक है, राइज करना बोल सकते हो, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, मूविंग अपवर्ड, असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। तो आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लाइनेशन। देखो अभी मैंने आपको जैसे माउंटेन का डायग्राम यहाँ दिया है, अभी कोई अगर माउंटेन में चढ़ना चाहे, सपोज ये माउंटेन है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो इसका जो रास्ता है इस ऐसे जाएगा, राइट, ऐसे जाएगा। तो अभी यहाँ बोल रहे हैं कि ये फुट ऑफ द माउंटेन से माउंटेन की तरफ असेंडिंग करता है। आफ्टर असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर जाना, एंड कितना ऊपर जाता है, आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर, ओके 1000 मीटर ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स द माउंटेन, माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर। तो 1000 मीटर ऊपर की ओर जा रहे हैं, और ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता का जो स्लोप है ना वो 30 डिग्री से इंक्लाइन है। ओके, तो ये जो रास्ता है जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, और इस रास्ते में वो 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन जा रहे हैं। ओके, 1000 मीटर ऊपर की ओर जा रहे हैं इस रास्ते से, और ये जो स्लोप है ना, जिस स्लोप से वो चढ़ रहे हैं ऊपर 1000 मीटर तक जा रहे हैं, ये स्लोप होराइजन के साथ 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। इतना पोर्शन अब मेन डायग्राम में देखो, फुट ऑफ द माउंटेन ए है, और यहां से एक स्लोप में, क्योंकि माउंटेन आपको पता है प्लेन तो होता नहीं है, ऊपर की ओर राइज करता है, तो ये स्लोप है एडी, आप देख रहे हो ये एडी, ये जो स्लोप है ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है ये स्लोप, होराइजन के साथ, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, और इस स्लोप में वो 1000 मीटर की ओर आगे बढ़ते हैं, माउंटेन की तरफ 1000 मीटर ऊपर जाते हैं, ठीक है, इस स्लोप में। तो ये बोला गया है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अब कितना जाते हैं आगे, अप टू दैट पॉइंट जाते हैं, 1000 मीटर जाते हैं, 1000 मीटर जाने के बाद उनको वहां से जो समिट का एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब वो एलिवेट कर रहे हैं समिट को ही 1000 मीटर आगे बढ़ने के बाद, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है समिट का, ठीक है। तो ये देखो 1000 मीटर यहाँ पहुंच गए, मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गए, यहां से यहां तक आने में 1000 मीटर लगा, इतना इतना डिस्टेंस है 1000 मीटर। अभी जहां पे पहुंचे ना वहां से फिर से टॉप ऑफ द माउंटेन को, मतलब समिट को एलिवेट करते हैं, मतलब यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो, और यहां से वो 60 डिग्री से एलिवेट कर रहे हैं टॉप ऑफ द माउंटेन को। तो ये पोर्शन मान, ये पॉइंट मान लो डी, ये 1000 मीटर, ए से डी तक 1000 मीटर आ रहे हैं, ठीक है। अब ए से डी तक 1000 मीटर आने के बाद जब वो डी में पहुंचे, डी से अब टॉप ऑफ द माउंटेन जो पॉइंट सी है,
समिट जिसे हम बोल रहे हैं उसे एलिवेट कर रहे हैं। पॉइंट डी से पॉइंट डी तक आ गए, ए से डी तक 1000 मीटर आ गए। अब डी से जब एलिवेट कर रहे हैं पॉइंट सी को, तो उनको 60 डिग्री मिल रहा है। अब डी से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एलिवेशन हो रहा है तो एलिवेशन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना पड़ेगा। नो डाउट ये इमेजिनरी लाइन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन होना पड़ेगा। और आप इस डीसी पे देख रहे हो, मतलब ये डीसी हो गया लाइन ऑफ साइट, मतलब डी से सी की तरफ आप देख रहे हो, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पॉइंट से टॉप ऑफ द माउंटेन का एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, मैं ये आपको दिखा देता हूं। द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, 1000 मीटर आने के बाद आप जिस स्लोप में, ये स्लोप 30 डिग्री स्लोप में आप 1000 मीटर बढ़ते हो, और बढ़ने के बाद आपको एलिवेशन 60 डिग्री मिलता है। तो इसका मतलब आप शुरू में ए में थे, 1000 मीटर अपने इस स्लोप के साथ आगे बढ़ा, डी पे पहुंच गए, डी से टॉप ऑफ द माउंटेन को एलिवेट किया, आपको 60 डिग्री मिला। ये एंटायर स्टोरी हमने अभी पढ़ा। ठीक है, एंटायर स्टोरी पढ़ा, मतलब शुरू में आप ए में थे, वहां से जब आप टॉप को देख रहे थे तब 30 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री का एलिवेशन था। फिर आपने इस स्लोप के साथ ऊपर गए, जो स्लोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, उस स्लोप के साथ आप 1000 मीटर ऊपर गए और डी में पहुंचे, और डी से फिर से आपको समिट दिखाई दिया, बट 60 डिग्री में दिखाई दिया, एलिवेशन 60 डिग्री है। अब हम सवाल पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, हमें माउंटेन का हाइट निकालना है। ठीक है, अब माउंटेन ये है, इसका हाइट हमें निकालना है। सी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, माउंटेन का हाइट है ये पूरा, आपको ये पूरा का पूरा हाइट निकालना है। ठीक है, अब ये पूरा हाइट कैसे निकालेगा, देखो ये सी से लेकर बी तक का हमें हाइट निकालना है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, चलिए डायग्राम इसका काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया डायग्राम को समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही बोला था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में ना, हम जब राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो उस ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमें एक एक्यूट एंगल पता हो और एक साइड पता हो। बस ये दो चीज हमें पता होना चाहिए, हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं, मतलब बाकी दो साइड में से कोई भी साइड निकाल सकते हैं। अब ऐसा एक ट्रायंगल हमारे पास है जिसमें हमें एक साइड पता है, वो है ए डी एफ। देख रहे हो आप, ए डी एफ ट्राइंगल। आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन अपने खुद से किया, ये डी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा हमें। ठीक है, नहीं तो फिर जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैंने अभी बोला ना कि हमें एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसमें साइड पता हो और एंगल पता हो, तो वो इसलिए ये अगर मैं डीएफ ज्वाइन नहीं करता तो ऐसा ट्राइंगल हमें मिलता ही नहीं। अब डीएफ ज्वाइन करने पर हमें ऐसा ट्राइंगल मिल गया, तो हम ये डीएफ जो हमने बनाया वो परपेंडिकुलर बनाया। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक एक चीज और करते हैं लेने से पहले, हम यहां पे डीई को एक्स ले लेते हैं और ई सी को एच ले लो आप। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों लेना है, आप थोड़ी देर बाद भी इसे सोच सकते हो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने जो ट्रायंगल आपको बोला वो ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल एडीएफ लिया, उसमें आपको एक साइड पता है एडी, एक एंगल एक्यूट एंगल पता है 30 डिग्री, और आप निकालना चाहते हो कोई भी दो से, मतलब दो में से कोई भी एक साइड। तो मुझे डीएफ भी चाहिए, एएफ भी चाहिए, तो बारी बारी से निकालते हैं। पहले डीएफ निकालते हैं। तो एक्यूट एंगल की ठीक अपोजिट में जो साइड होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब हमें हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर